और फातिमा जना का एक वक्त है कि वो कह रही थी कि जब मैं इर्द गिर्द से गुजरने वाली गाड़ियों को देख रही थी, दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख के कहूँ कि आपकी कौम का जो लीडर है वो इस गाड़ी में है तो इसको बचा लो। लीडरान थे और फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी, ये सारों ने मिल के कायद आजम को लास्ट जो ऐसा एक शिकंजे में कसा था। जो कुछ पिछले चंद घंटों में मेरे साथ हुआ है, उसके बाद अब मेरा रिवाइव करना मुमकिन नहीं है और अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन हमारे साथ सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। जी भट्ट साहब। जी, आज जो हम ना स्टोरी करेंगे वो अपने बाबा कौम कायद आज़म के हवाले से करेंगे। मैं कायद आज़म की शख्सियत को बहुत पसंद करता हूँ और कायद आज़म की शख्सियत से इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ कि उन्होंने देखें अपनी कौम के लिए अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो कुर्बान कर दी। उनकी एक ही बेटी थी, उसको भी उनको छोड़ना पड़ा सिर्फ पाकिस्तान के लिए। उनकी जो बीवी थी उसके उनकी जो आप मौत के असबाब देखें तो वो सिर्फ इस वजह से कायद आज़म उनको वक्त नहीं दे सके, उनकी बीमारी का बर वक्त इलाज नहीं करा सके, जिसकी वजह से उनकी जो मिसेस थी वो वफात पा गई। तो एक ऐसा बंदा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने मुल्क के लिए लगा दी और इवन अपनी जो इकलौती औलाद थी उसको भी अब से अपने से दूर करवा लिया हालातों वाक़यात की वजह से, लेकिन उसने मुल्क और कौम के लिए एक ऐसा काम कर दिया जो आने वाली नस्लें याद रखेगी। लेकिन कौम ने उनकी उस कुर्बानी को, उनके उस सिले को उस तरह नहीं लिया, बल्कि कौम ने, मैं ये समझता हूँ जब कायद आज़म के आप आखिरी अयाम के हवाले से मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, तफसीलात देखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि कायद आज़म फोत नहीं हुए थे। कायद आज़म को जैसे कहते हैं स्लो पॉइजन देके कत्ल किया गया था। प्लांटेड मर्डर था। प्लांटेड मर्डर था और इस प्लांटेड मर्डर में बड़े अहम शख्सियात भी शामिल थे। और हम देखें अब कायद आज़म की जो ज़िंदगी थी, जब वो तंदुरुस्ती थी तो वो एक अलग सीन है, लेकिन कायद आज़म के जो आखिरी 60 अयाम है इसमें बड़ी रिसर्च हुई है। जब वो ज़ियारत की तो ज़ियारत में क्या ये देखें थोड़ी रिसर्च की है कि आखिरी अयाम में 14 जुलाई 1948 से लेकर 11 सितंबर 1948 तक वो ज़ियारत में क्यों गए? क्योंकि उनको एक बीमारी थी जो है ना, वो जिस्म के अंदर इस तरह की फीलिंग आती है कि आपको ठंडे इलाके में रखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर फील होता है। तो ये क्योंकि सनोबर के दरख्तों से घिरा हुआ इलाका था, कोयटा से 133 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये फरवारी बाबा की ज़ियारत के नाम से, ये जो वहाँ एक बाबा जी थे उनके नाम से ज़ियारत था, लेकिन बाद में जब कायद आज़म वहाँ ठहरे तो इनको कायद आज़म रेजिडेंसी के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो कायद आज़म रहे, जब ये सारे जो हालातों वाक़यात हुए तो उस दौरान सामने बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि उनमें से बहुत सारी चीज़ों को ना फातिमा जना ने अपनी किताब माई ब्रदर में बयान भी किया है। अब देखें कायद आज़म जब वहाँ बीमार थे तो उनको उनके जो डॉक्टर थे कर्नल इलाई बख्श, उन्होंने कहा कि आपकी जो एंड पे रिसर्च हुई है, ये जो तपे दिक है, और एक और डॉक्टर थे, मैं उनका नाम भी आपको बताता चलूँ कि रियाज जो डॉक्टर थे ना एक और, उन्होंने भी कहा था कि आपको ये जो बीमारी है। तो कायद आज़म ने उनको बताया कि ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मुझे इस बारे में पिछले 8-10 साल से मालूम है कि मुझे ये बीमारी है, लेकिन मैंने इस बीमारी को छुपाया हुआ है और इसलिए छुपाया हुआ है कि अगर मेरे मुखालफिन को पता चल गया तो ये जो है ना पाकिस्तान की जो तहरीक है उसमें कुछ जो है ना रुकावटें पैदा हो सकती है। और इसके बारे में इंडियन एक राइटर है, उनकी एक किताब भी मौजूद है कि उस किताब में उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जे.एल. पटेल ने जब अपनी एक सेफ के अंदर जो कायद आज़म की इस बीमारी को लिखा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये लॉर्ड माउंटबेटन को और जवाहरलाल नेहरू को और गांधी को पता चल जाता कि कायद आज़म को लास्ट स्टेज पे ये बीमारी मौजूद है, तो वो उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जो पार्टीशन थी इसको तकरीबन 1 साल और डिले करा देना था और डिले करा देते। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मैं अपने ख़ास तौर पे अपने कारिन को बताना चाहता हूँ, जो अपने हमारे नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अगर कायद आज़म की वफ़ात पाकिस्तान बनने से पहले हो जाती तो ये जो हम कहते हैं ना कि लियाकत अली खां, ये जो हम कहते हैं कि उसके अलावा जितने हमारे बड़े बड़े लीडरान थे ये पाकिस्तान को आज़ाद करते, इनमें से किसी की भी इतनी वैल्यू नहीं थी कि पाकिस्तान आज़ाद होता। और ये इनके बारे में तो आखिरी अल्फाज जो है हम ये सुनते आए हैं कि इनको खोटे सिक्के कहा गया है।
और मैं बताता चलूँ कि जब कायद आज़म का ये जो वाक़यात हो रहे थे, तो कायद आज़म को एंड पे जब डायग्नोज किया, जो हम उनकी ना जब ये देखते हैं कि कायद आज़म को कत्ल कैसे किया गया। देखिए, कायद आज़म को तपेदिक की बीमारी तो तकरीबन 8-10 साल से थी, तो उसके साथ वो रिवाइव भी कर रहे थे। तो आखिरी दिनों में उनको ये बताते रहे कि उनको मिर्ज़े की बीमारी है। कायद आज़म के अल्फाज हैं कि उनकी बहन ने माई ब्रदर बुक में लिखे हैं कि वो कहते थे कि मुझे खाना सही तरह हज़म होना शुरू हो जाए तो मैं पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाऊँगा, पहले की तरह वर्किंग करूँगा। लेकिन जब ज़ियारत में वो गए तो उनको जो खाना-शाना देते गए, तो उन दिनों में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती गई। और आखिरकार जो डॉक्टर, ये तो कर्नल इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज़, इन्होंने ये जब उनका डायग्नोज़ किया, तो ये देखें, जब ये वाक़या 11 सितंबर को कायद आज़म की डेथ हुई है, लेकिन 10 सितंबर वाले दिन ही जो डॉक्टर दोनों डॉक्टर, उन्होंने कह दिया था कि कायद आज़म के ज़हन पे हैमरेज का अटैक होना शुरू हो गया है, तो लिहाजा इनको कराची जो है ना वापस ले जाना बहुत ज़रूरी है। अब कराची ले जाना किसने था? उस वक़्त जो इनका जो त्यारा था गवर्नर जनरल का, वो किसके कंट्रोल में था? वो फ़ौज के कंट्रोल में था। और फ़ौज में जो जनरल ग्रेसी हैं, वो उस वक़्त उनके पास जनरल जो डगलस ग्रेसी हैं, उनको उनके बारे में भी मारूफ़ है कि वो उनको आखिरी टाइम में कायद आज़म ने कहा था कि जो थल प्रोजेक्ट के जो फ़ौजी महाजर है ना, उनके लिए 3 लाख रुपए की मैं अमदाद की मजदूरी देता हूँ। यानी कायद आज़म पैसे को बड़े शान फटक का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनके हवाले से उन्होंने कहा कि ये जो फ़ौजियों की अमदाद होनी चाहिए। तो ये जो जनरल ग्रेसी थे ना, ये भी थोड़ा-सा लॉर्ड माउंटबेटन के अंडर थे, और ये भी नहीं चाहते थे कि कायद आज़म जो है ना, ये जो नया मुल्क बनाया, इसमें कामयाब हों। तो बुनियादी तौर पे जो उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट थी, वो उस वक़्त कायद आज़म के मुखालिफ थी। तो इन्होंने किया क्या? अब कायद आज़म का प्लांटेड मर्डर कैसे है? देखिए, जब 10 सितंबर को कायद आज़म की तबीयत ख़राब हुई, पहले तो ये आज तक क्लियर नहीं हो सका कि कायद आज़म की तबीयत क्यों ख़राब हुई। जब ख़राब हुई तो उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर कायद आज़म को किंग त्यारा जो है, उसके ज़रिए गवर्नर जनरल को कराची भिजवाया जाए। अच्छा, ये त्यारा जो है ना, वो दिया गया, स्ट्रेचर रखा गया, स्ट्रेचर पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कायद आज़म ने बड़ी नकाहत से गार्ड ऑफ ऑनर का जवाब दिया। त्यारा रवाना हो गया। त्यारा 2 घंटे में मारी एयरपोर्ट पर भी पहुँच गया। अब यहाँ से वो कहानी शुरू होती है कि जिसमें असल कायद आज़म की जो हलाकत का बायस बनी। कायद आज़म को जो एम्बुलेंस भेजी गई ना, वो बिल्कुल खटारा थी, और वो फ़ौजी एम्बुलेंस थी। फ़ौजी एम्बुलेंस में भेजा, और ठीक 4 किलोमीटर चलने के बाद उस एम्बुलेंस में पेट्रोल ख़त्म हो गया। और मैं यहाँ हैरानकुन बात है कि कायद आज़म के पीछे एक गाड़ी भी थी, उसके पीछे कुछ सामान वाला ट्रक भी था। अच्छा, ट्रक में भी पेट्रोल मौजूद है अच्छा खासा, गाड़ी में पेट्रोल मौजूद है। किसी मिलिट्री सेक्रेटरी ने और किसी मुतलका जो अफसर है, उसने चेक नहीं किया कि जिस गाड़ी पे कायद आज़म ने सफ़र करना है, उस एम्बुलेंस में हमने पेट्रोल किसने पूरा कराना है। तो सबसे पहले तो कत्ल की वारदात को इस पे इम्प्लीमेंट किया गया कि जो है ना, वो उनकी एम्बुलेंस में पेट्रोल कम रखा गया। जब ये ख़त्म हो गया, तो जब ये पेट्रोल वहाँ ख़त्म होगी, तो 20 मिनट तक, जबकि कायद आज़म की तबीयत बहुत ज़्यादा, 20 मिनट तक वो जो मैकेनिक है और जो पिछली गाड़ी वाले उनका मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, उनके साथ जो डॉक्टर दोनों हैं, वो भी आ गए। और जो मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि फ़ातिमा जना के साथ एक सिस्टर भी थी, फ़िलिस डनहम। तो फ़िलिस डनहम और फ़ातिमा जना जो है ना, कायद आज़म जब सड़क पे खड़े हैं, एम्बुलेंस मौजूद है, तो वो उनके मुँह पे कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में मक्खियाँ आ गई। उस जगह वहाँ का इलाका ऐसा था, तो आ गई, तो वो पंखे जा रही हैं। तो कह रही है जल्दी एम्बुलेंस का इंतज़ाम करें, तो गाड़ी लेने ना चली गई एम्बुलेंस लेने। और उस दौरान कायद आज़म की ऑक्सीजन जो है ना, उसमें भी कमी होना शुरू हो गई। एक तरफ उनको बीमारी का अटैक, एक तरफ उनको ब्रेन हैमरेज जो हो रहा है, और तीसरे नंबर पे उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, चौथे नंबर पे उनकी एम्बुलेंस खटारा होकर बंद पड़ी है। और फ़ातिमा जना का एक वक्त है कि वो कह रही थी कि जब मैं इर्द गिर्द से गुजरने वाली गाड़ियों को देख रही थी, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख के कहूँ कि आपकी कौम का जो लीडर है वो इस गाड़ी में है, तो इसको बचा लो। तो कहती है फिर मुझे ये खदशा था कि अगर मैंने ये चीख के कह दिया, तो इतनी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी कि कायद आज़म की जो एम्बुलेंस है उसमें फंस जाएगी, तो जिसकी वजह से मज़ीद तख़ीर होगी और कायद आज़म की जान को ख़तरा है। अब यहाँ सबसे अहम चीज़ें जो है ना, वो 2-3 मैं आपको उनका जिक्र करना चाहता हूँ। देखें, जिस रात कायद आज़म को वहाँ पहुँचाया जाना था कराची, तो 2 घंटे तक तो ये एम्बुलेंस जो है ना, उसको लाने में लेट किया गया, तख़ीर की गई। अच्छा, उसी रात को
फ्रांस के सफारत खाने में एक कॉकटेल पार्टी चल रही थी। अच्छा, पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ठीक है। वो कॉकटेल पार्टी में शराब चल रही थी और ये रिकॉर्डेड है। और उसमें हमारे जो पहले वजीर आजम हैं लियाकत अली खां, वो भी मौजूद थे। और लियाकत अली खां से फ्रांस के सफीर ने पूछा कि कायद आज़म ने भी तशरीफ लाना था, वो आए नहीं। तो इन्होंने बड़ा हंस कर जवाब दिया, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि वो बड़ी सादा तबीयत के, तो वो इस तरह की पार्टियां पसंद नहीं करते। और मैं ये बताता चलूँ कि जब कायद आज़म को वापस लाया गया और गवर्नर उस दूसरी एम्बुलेंस पहुंची और वापस वो पहुंचे, तो उस वक्त तक कायद आज़म जो है ना तकरीबन समझे कि वो क्लोज टू डेथ थे। तो फिर लेकिन कहा यह जा रहा है रिकॉर्ड के मुताबिक कि 4 घंटे तक वो मजीद जिंदा रहे और उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ से मजीद आपको खोटे सिक्कों का मैं बताता चलूँ कि ये जो हमारे जिनको कहा जाता है कि लीडरान, ये खोटे सिक्कों ने उस वक्त ये किया कि वो जो सफारत खाने में, फ्रांस के सफारत खाने में जो पार्टी जा रही थी उसको रोका नहीं गया। उसमें डांस, उसमें रक्स व सरूर होता रहा, उसमें शराबें चलती रहीं और सारी रात वहाँ, क्योंकि दूसरे भी तमाम ममालिक के जो है ना वो सफ़ीर मौजूद थे, तो सारी रात किसी सफ़ीर को ये नहीं बताया गया कि कायद आज़म जो बानी पाकिस्तान है उनका इंतकाल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो अगर हमने बताया तो सारी पार्टी बदमज़ा हो जाएगी। तो सुबह फजर की अजान से कबल वो पार्टी ख़त्म हुई, तो फिर जो है ना सरकारी तौर पे ऐलान किया गया कि कायद आज़म की डेथ हो गई है। अच्छा, यहाँ हम ना आते कि अक्सर कहा जाता है कि कायद आज़म के आखिरी अल्फाज क्या थे, और किताबों में भी ये लिखा है कि कायद आज़म के आखिरी अल्फाज थे कि अब नहीं। लेकिन ये ऐसे नहीं है। कायद आज़म को जब उनकी बहन ने और जो डॉक्टर है रियाज और डॉक्टर कर्नल अलाई बख्श है, उन्होंने कहा कि आप ना रिवाइव कर जाएंगे, तो कायद आज़म ने कहा नहीं, जो कुछ पिछले चंद घंटों में मेरे साथ हुआ है उसके बाद अब मेरा रिवाइव करना मुमकिन नहीं है और अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन उसके और जुमले को शॉर्टकट किया गया कि कायद आज़म ने कहा था कि अब नहीं। बुनियादी तौर पे ये हुआ था कि ये सारे जो हमारे पॉलिटिकल उस वक्त लीडरान थे और फौजी इस्टेब्लिशमेंट थी, ये सारों ने मिल के कायद आज़म को लास्ट जो ऐसा एक शिकंजे में कसा था जिसकी वजह से कायद आज़म की वो मौत वाक़या हुई। और इस मौत के हवाले से अब बहुत सारी चीज़ों की मज़ीद रिसर्च हुई है। रिसर्च में ये चीज़ें सामने आई हैं कि कायद आज़म को जानबूझकर ख़राब खटारा एम्बुलेंस दी गई। कायद आज़म के जो जिस रोज़ कायद आज़म बीमार थे उससे चंद रोज़ कबल लियाकत अली खां उनको मिल गए, तो उनको सारी चीज़ों का पता था। वो फ्रांस के सफारत खाने में जो होने वाली कॉकटेल पार्टी थी उसको मनसूख कर सकते थे, उसको डिले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। उस पार्टी में कम अज़ कम खुद शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने शिरकत की। उसके बाद कायद आज़म की जो डेथ है उसके जो अनाउंसमेंट थी वो फौरी तौर पे होनी चाहिए थी, क्योंकि वो कौम के लीडर थे, हमारी कौम के लीडर थे, हमारे लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। तो हमारे जो कायद आज़म के जो खोटे सिक्के साथी थे उन्होंने ये किया कि कायद आज़म के जो वफात का ऐलान करने से भी उन्होंने गेस किया कि कहीं ये अंग्रेज़, ये जो है ना फ्रांस के सफारतकार, ये इंग्लैंड के सफारतकार, ये जो जर्मनी के सफारतकार, ये जो अमेरिका के सफारतकार है, इनकी रक्स व सुरूर में कोई खामी ना हो जाए, इनकी रक्स व सुरूर में कोई वक्फा ना आ जाए, इनके रक्स व सुरूर और शराब पीने में कोई ताखीरी ना हो जाए, चाहे हमारी कौम का जो लीडर है वो तड़प तड़प के मर जाए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस रात को ये जितने लीडरान थे ये इन महफिलों में जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। और कायद आज़म की तरफ से जब खटारा एम्बुलेंस भेजने का जब शिकवा किया फातिमा जिन्ना ने, तो उसको इस तरह इन्होंने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि सबकी तवज्जो ये थी कि कायद आज़म क्योंकि एक ईमानदार लीडर है, कायद आज़म पैसे का 1 रुपया तक पाकिस्तान का ज़ाया नहीं होने दे रहे। तो ये सारे लीडरान जो पीछे रह गए थे और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिली हुई थी, और ये चाहते थे कि ये सारे पैसे पाकिस्तान नई जो रियासत है इसके तमाम जो लवाजमात हैं उनके कंट्रोल में आ जाएं और उस कंट्रोल को वो फिर जो है ना अपनी करप्शन के जरिए अपने काबू में करें। और मैं कहता हूँ, मैं ये अपनी कौम से कहता हूँ, अपनी कौम के नौजवानों से ये मैसेज है मेरा कि कायद आज़म को कत्ल करने वालों ने, जिन लोगों ने मिल के कायद आज़म को इस हालत में पहुंचाया, जिन लोगों ने कायद आज़म को इस तरीके से कत्ल किया, उन लोगों को भी कैफरे करदार पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से ही जो हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की करप्शन शुरू हुई, उसके बाद ही हमारे मुल्क में पॉलिटिकल करप्शन शुरू हुई, और उसके बाद ही हमारे मुल्क में जो महकमाना जो है ना करप्शन उसका आगाज़ किया गया। तो आज भी हमारी कौम के नौजवानों को ये चाहिए कि इस हवाले से जो है ना मुतालबा करें कि कायद आज़म को
कत्ल करने वाले जितने किरदार थे उनको बेनकाब किया जाए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। जी तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बारे जरूर अपडेट कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।